संगत होगा होगा अन्यथा कोई भी संस्कृति हो, अगर वह स्वतंत्र स्वैच्छिक है, अगर वह संस्कृति स्वतंत्र और स्वैच्छिक है, वह संस्कृति धारा 29 के अधीन सुसंगत होगा, ग्राह्य होगा और साबित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने से बड़बड़ाते हुए भी संस्कृति करता है तो वह भी संस्कृति सुसंगत होगा। कोई व्यक्ति बंद कमरे में बोलते हुए अपने आप से संस्कृति करता है तो वह भी सुसंगत होगा। बस एक चीज आपको खाली याद रखना है कि अगर सपने में कोई व्यक्ति संस्कृति करता है तो वह विसंगत होगा, अन्यथा कितना भी अवगुण क्यों न हो, न्यायालय का सिर्फ यही काम है कि अगर वह संस्कृति करते समय संस्कृतिकर्ता के द्वारा स्वैच्छिक और स्वतंत्र था कि नहीं था। अगर वह संस्कृति स्वतंत्र था, स्वैच्छिक था, अपनी इच्छा से किया गया था तो वह संस्कृति साक्ष्य में सुसंगत होगा, ग्राह्य होगा और आवश्यकता के अनुसार उसको साबित भी किया जा सकता है। अपनी वाइफ नहीं करवाई। सर किसी ने स्क्रीन शेयर कर दिया है तो आप बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हैं और सामने वाले किसी स्टूडेंट ने सर स्क्रीन शेयर किया है। तो पानी के अंदर खुशबू अपना आवाज को म्यूट कर लो। खुशबू अपना आवाज को म्यूट कर लो। हेलो, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन तब भी साथ में किसी और की आवाज भी आ रही है बैकग्राउंड में। किसी और मेरे साथ भी आवाज आ जाता है। आगे बढ़ूं? तो इस पे क्लिक कर तो हाथ से यार। अगर मेरी आवाज खुशबू तक पहुंच रही है तो अपना आवाज को म्यूट कर लें। खुशबू, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अपना वॉइस को म्यूट कर लें। हाँ, आ जाए धारा 30। धारा 30 पढ़ने से पहले एक बार धारा 133 भी पढ़ जाएं। धारा 30 पढ़ने से पहले एक बार धारा 133 पढ़ जाएं। धारा 30 बोलती है सहअभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति। धारा 133 बोलती है सह अपराधी के द्वारा की गई संस्वीकृति। धारा 30 के अधीन है को एक्यूज्ड के द्वारा किया गया संस्वीकृति।
और धारा 133 बोलती है सह अपराधी अकॉम्प्लिस के द्वारा की गई संस्वीकृति। दोनों संयुक्त हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि दोनों संस्वीकृति में कौन सा संस्वीकृति ज्यादा मजबूत माना जाएगा? हेलो, धारा 30 के अधीन किया गया संस्वीकृति, धारा 133 के अधीन किया गया संस्वीकृति में कौन सा संस्वीकृति का साक्षिक महत्व ज्यादा होगा और क्यों होगा? हेलो, आवाज मिल रही है ना आपको? हाँ जी सर, धारा 30 की जो संस्वीकृति वो केवल संपोषक साक्ष्य है सर। अच्छा, क्यों संपोषक साक्ष्य है? तो क्यों संपोषक साक्ष्य है? सर वो उस हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठंडा है ना सर पानी? ऊपर से नहीं निकलती सर किसी ने म्यूट कर दिया था। अच्छा हाँ हाँ, तो मतलब हाँ, संपोषक तो साक्ष्य, हाँ बोले। तो सर संपोषक साक्ष्य इसलिए क्योंकि जो साथ में अपराध कर रहा है उसके लिए मैं संस्वीकृति दे रही हूँ, तो तो मेरी संस्वीकृति जो है कि हाँ इसने भी मेरे साथ अपराध किया, तो वो केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में काम करेगी, केवल उसके ऊपर उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। तो हम मान रहा हूं कि वो संपोषक साक्ष्य के रूप में आएगा, लेकिन क्यों? आप जो बोल रहे हैं हम उसको मान रहा हूं और वो सही है, संपोषक लेकिन क्यों वहां पर आएगा इसी ऐसा पूछ रहे हैं आप? हाँ बोले बोले। नहीं सर, क्यों आएगा ये नहीं पता। हाँ, आप ध्यान से सुनना है। जी जी। आप याद रखना, संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध सुसंगत होता है। संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध सुसंगत होता है और एक निश्चायक सबूत है। लेकिन वही यह एक साधारण नियम है, एक सिद्धांत है कि संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध सुसंगत होता है और एक निश्चायक सबूत भी माना जाता है। आप जानते हो कि स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है, लेकिन संस्वीकृति कन्फेशन इज ए कंक्लूसिव प्रूफ, एक निश्चायक सबूत है। विधि में एक नियम है, एक सिद्धांत है कि संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध सुसंगत है और यह एक निश्चायक सबूत है, और ऐसे संस्वीकृति का प्रयोग अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अपवादिक धारा है 30। ये सिद्धांत का अपवाद प्रस्तुत करती है धारा 30 कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर संयुक्त विचारण में एक से अधिक सहअभियुक्त के रूप में अगर उनका विचारण हो रहा है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अपराध की संस्वीकृति करता है तो वह संस्वीकृति कर्ता के विरुद्ध क्या होगा? सुसंगत होगा, और उसको हम अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध भी हम साक्ष्य में विचारण के लिए ले सकते हैं। लिया जाएगा, लेना होगा यह जरूरी नहीं है, वह ले सकते हैं, यह जज के विवेकाधिकार है। आया? लेकिन धारा 133 के अधीन जो वहां पर सह अपराधी है, तो सह अपराधी का साक्ष्य जो भी लिया जाता है वह सह अपराधी का साक्ष्य लिया जाता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य लिया जाता है। ऐसे सह अपराधी के साक्ष्य का प्रति परीक्षण भी होते हैं। ऐसे सह अपराधी का साक्ष्य दूसरे सह अपराधी के समक्ष लिया जाता है। तो 3 शर्त 133 में फुलफिल हो रहा है। तो 133 में फुलफिल होने के कारण वहां पर पूर्ण अत्यांतिक साक्ष्य के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और ये धारा 30 के अधीन जो हम साक्ष्य ले रहे हैं वह साक्ष्य बिना शपथ पर ले रहे हैं, बिना प्रति परीक्षण किए हुए ले रहे हैं, और बिना सहअभियुक्त के उपस्थिति में ले रहे हैं। तो ऐसा साक्ष्य अन्य सहअभियुक्त के विरुद्ध एक तरह का साक्ष्य तो होगा, लेकिन वह साक्ष्य क्या होगा? एक तरह का संपोषक साक्ष्य, कोलैबोरेटिंग एविडेंस के रूप में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह साक्ष्य एक तरह का कमजोर साक्ष्य होता है। अभियुक्त के द्वारा किया गया संस्वीकृति अन्य सहअभियुक्त के विरुद्ध भी विचार में ले सकते हैं, लेकिन विचार में आप ले सकते हो, लेकिन यह एक कमजोर साक्ष्य है। सिर्फ इसी विचार के आधार पर अन्य सहअभियुक्त को हम दोषसिद्ध नहीं करेंगे जब तक
अन्य स्वतंत्र संपोषक साक्ष्य से इसकी पुष्टि न हो जाता है, तब तक संस्वीकृति कर्ता के संस्वीकृत किए गए कथन पर अन्य सह अभियुक्त को हम दोषित दंडित नहीं करेंगे। आया समझ में? हेलो? हाँ सर, आ गया, पर आपने इसका आंसर नहीं दिया कि क्वेश्चन किया था कि ये संपोषक क्यों होगा, वो नहीं हाँ, बताया आपने ना। संपोषक हाँ बता रहा हूँ, संपोषक इसलिए होगा आप 133 का दृष्टांत पढ़ते हो, वहां पर लिखा है असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर भी 133 में हम दंडित कर रहे हैं ना। 133 में बिना संपुष्टि के भी सहअपराधी के साक्ष्य के आधार पर अन्य सहअपराधी को हम दंडित कर रहे हैं, और असंपुष्टि किए हुए दंडित कर रहे हैं, बिना संपुष्टि के दंडित कर रहे हैं। लेकिन धारा 30 बोलती है कि धारा 30 का साक्ष्य जो है वह एक कमजोर साक्ष्य है। कमजोर साक्ष्य कहोगे कैसे है? धारा 30 के अधीन लिया गया साक्ष्य एक कमजोर साक्ष्य है। वहां पर कोई व्यक्ति अपना भाई नियुक्त नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत शोरगुल हो रहा है। प्लीज अपना वॉइस को म्यूट कर लें। सभी विद्यार्थी कि अपना वॉइस को म्यूट कर लें, यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। हेलो? हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो? आ रही है सर आपकी आवाज? जी सर, मिल रही है सर। हाँ बोले। पर सर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर मुझे। क्या बाकी लोगों को सर दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे पता हैं। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। साथ में किसी और ने वीडियो चालू कर रखा था, तो दिख रहे सर और वो दोनों दिखाई दे रहे थे। अब तो सर बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं सर। अब क्या बोलूं? पालीवाल जी आपका वीडियो बंद कर दीजिए, सर दिखेंगे। हाँ सर, अब आ गए। हाँ, ठीक है सर। जी सर। हम हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आप मिल रही हैं। मिल रही है? जी सर। हाँ, तो रूपा कुछ पूछ रहे थे, पूछें। हेलो? नहीं सर, क्लियर कर दिया आपने। हाँ, मतलब कि इसको संपोषक साक्ष्य, मतलब सहअभियुक्त के द्वारा लिया गया साक्ष्य के आधार पर अन्य सहअभियुक्त को हम दंडित नहीं करते हैं, कारण कि यह एक कमजोर साक्ष्य है। आप कहोगे कमजोर साक्ष्य कैसे माने? तो पहला शर्त है कि यह एक धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य लिया गया है वह शपथ पत्र पर नहीं लिया गया। धारा सर ये 30 के किस वीडियो शुरू कर दिया तो फिर आप दिखना बंद हो? ये कौन है? एकदम मैं नहीं पहचान। अब क्या बताऊं, ये सुन ही नहीं रहे हैं। आप ये भाई साहब जो भी हैं प्लीज अपना बंद कर लीजिए ना। अमित पालीवाल जी, अमित पालीवाल जी। हाँ, अमित पालीवाल जी। दीदी आप उसको क्लिक करके वीडियो करके हटा सकते हो वीडियो को। उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे, उसको प्रेस कर देना, हट जाएगा वीडियो। हाँ, तो हम बोल रहा हूं कि धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य है वह एक कमजोर साक्ष्य है। कमजोर साक्ष्य हम इसलिए मानते हैं, विधि इसलिए मानती है कि धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य लिया गया है वह शपथ पत्र पर नहीं लिया गया। पहला सर, धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य लिया गया है वह साक्ष्य का उस
अभियुक्त का प्रति परीक्षण नहीं किया जाता। किया जाता। 2 हो गया। और तीसरा क्या बताया था? हाँ, प्रति परीक्षण नहीं किया जाता। तो वह एक तरह के धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य होता है वह एक तरह के कमजोर साक्ष्य होता है। तो अब फिर धारा 133 के अधीन जो साक्ष्य होता है तो वह साक्ष्य क्या होता है? एक तरह का बिना संपुष्टि किए भी 133 के अधीन लिए गए साक्ष्य पर अन्य सहअपराधी को हम दंडित कर सकते हैं। अब देखो लिखा है धारा 30, साबित संस्वीकृति, ऐसे संस्वीकृति जिसको साबित किया जा चुका है, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है। लिखा है विचार में लेना, विचार में ले सकेगा। यहाँ पर ये नहीं बोले हैं कि सुसंगत होगा। यहाँ धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य आएगा वह साक्ष्य में न्यायालय का एक विवेकाधिकार काम करते हैं। न्यायालय अपना न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर न्यायालय को मामले की परिस्थितियों में आवश्यक लगता है तो जो सह अभियुक्त के द्वारा साक्ष्य लिया गया है वह सह अभियुक्त का साक्ष्य उनके खुद के विरुद्ध सुसंगत है ही। अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध अगर न्यायालय को आवश्यक लगता है, मामले के अधीन आवश्यक लगता है, परिस्थितियों के अधीन आवश्यक लगता है, तो उस साक्ष्य का प्रयोग अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध भी न्यायालय विचारण में ले सकेगा। तो धारा 30 को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। धारा 30 को हम लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला शर्त हो गया अभियुक्त एक से अधिक होना चाहिए। याद रखेंगे यहाँ पर सह अभियुक्त है, 133 में सह अपराधी है। जब एक से अधिक अभियुक्त का एक साथ एक अपराध के अधीन विचारण होता है तो वह कहा जाता है सह अभियुक्त, को एक्यूज्ड। जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं तो हर एक अपराध करता एक दूसरा का सह अपराधी होता है। यह कहा जाता है धारा 133। तो धारा 30 लागू होने के लिए एक से अधिक अभियुक्त होना चाहिए। पहला शर्त, सभी अभियुक्त पर एक तरह का एक किस्म का अपराध होना चाहिए। 2, उसका विचारण एक संयुक्त रूप से होना चाहिए। 3, चौथा, उनमें से कोई भी एक सह अभियुक्त उस अपराध के बारे में कोई संस्वीकृति करता है और ऐसा संस्वीकृति करता है जो वो अपराध से खुद भी फंसता है और दूसरे सहअभियुक्त को भी फंसाने वाला साक्ष्य उपलब्ध कराता है। अगर ऐसी संस्वीकृति को साबित कर दिया जाता है तो धारा 30 के अधीन जो सहअभियुक्त के द्वारा लिया गया संस्वीकृति है उस संस्वीकृति वाले साक्ष्य को न्यायालय अन्य सहअभियुक्त के विरुद्ध भी विचारण में ले सकेगा। यहाँ पर न्यायालय का विवेकाधिकार है। अगर न्यायालय को मामले की परिस्थितियों को देखकर, तथ्य दशाओं को देखकर अगर आवश्यक लगता है तो हाँ, एक सहअभियुक्त के द्वारा लिए गए साक्ष्य जो संस्वीकृति की श्रेणी में आता है वह अन्य सहअभियुक्त के विरुद्ध भी विचारण में ले सकता है। यह धारा 30 बोलती है। तो कहेंगे धारा 30 जो है एक सामान्य नियम का एक अपवाद प्रस्तुत करती है। धारा 30 बोलती है कि सर लेफ्ट दिखा रहे हैं, हो गए हैं क्या कि मुझे ही दिख रहे हैं? किसी ने कर दिया है, कोई होशियार चंद ने। किसी ने टिकट कर दिया उनको। अरे अरे बहुत होशियार चंद लोग देखते ना यार, क्या करें। और ये वीडियो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं भाई साहब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बार बार क्या करो, आप बतू क्या करो, जिसकी वीडियो दिख रही है ना उस पे उसको ऊपर कर दो क्लिक करके, तो वहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आएगा तो उसको ऊपर कर देना तो वो हट जाएगा। अच्छा जिसका भी हो। चलो ट्राई करती हूँ। हाँ
आया है। सीधे मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहअभियुक्त के द्वारा लिया गया साक्ष्य और सहअपराधी के द्वारा लिया गया साक्ष्य का साक्षिक महत्व पर प्रकाश डालें, या सहअभियुक्त के द्वारा लिया गया साक्ष्य सहअपराधी के द्वारा लिया गया साक्ष्य में क्या अंतर है। तो दोनों में सिर्फ अंतर है कि धारा 133 के अधीन जो साक्ष्य लेते हैं वह साक्ष्य माना जाता है शपथ पत्र पर लिया गया साक्ष्य, अर्थात उसको हम शपथ पत्र पर लेते हैं। जो अभियुक्त साक्ष्य देता है वो साक्ष्य का धारा 133 के अधीन प्रतिपरीक्षण भी होते हैं। फिर धारा 133 बोलती है कि जो अभियुक्त ने साक्ष्य दिया है, अपराध के संस्वीकृति वाला साक्ष्य दिया है, उसका अन्य सह अभियुक्त के द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया जा सकता है, लेकिन इन तथ्यों का अभाव धारा 30 में रहता है। तो धारा 30 में अभाव रहने के कारण कि धारा 30 के अधीन लिया गया साक्ष्य वह न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। न्यायालय को अगर आवश्यक लगता है, परिस्थितियों के अनुसार जरूरी लगता है, तो सह अभियुक्त के द्वारा लिया गया संस्वीकृति के अधीन साक्ष्य अन्य सह अभियुक्त के विरुद्ध भी हम विचारण में ले सकता है, लिया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोले ना। साक्षी और अभिसाक्षी में क्या अंतर रहता है? हम बता साक्षी दीपिका मैडम ध्यान दें, साक्षी अभिसाक्षी है। इसमें आप पढ़ते हो जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है उसको क्या बोलते हैं? जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है उसको अभिसाक्षी बोलते हैं। सीपीसी में आदेश 19, अंग्रेजी में बोलते हैं डिपोनेंट। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ नहीं रही है है? आवाज। जी सर। हाँ, मतलब जो शपथ पत्र पर साक्ष्य देता है उसको विधिक भाषा में कहा जाता है अभिसाक्षी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिपोनेंट। आप पढ़ जाएंगे सीपीसी का आदेश 19 शपथ पत्र पर साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को अभिसाक्षी कहा जाता है। आया समझ में जो क्वेश्चन पूछे हैं आप? कौन पूछे थे? अच्छा, वंदना पूछी थी आप? हाँ। फिर देखो इसका स्पष्टीकरण लिखा है, इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण भी शामिल है, अपराध का प्रयत्न भी शामिल है। मतलब एक से अधिक अभियुक्त का जब एक अपराध में विचारण हो रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि सभी पर मूल अपराध का ही विचारण हो। किसी अभियुक्त पर मूल अपराध का भी विचारण हो सकता है, किसी पर अपराध का दुष्प्रेरण का भी विचारण हो सकता है, और किसी पर अपराध का प्रयत्न का भी विचारण हो सकता है। तो वह भी धारा 30 के अधीन एक प्रकार का एक किस्म का अपराध माना जाएगा, और धारा 30 के अधीन जो उपबंध है वह उपबंध उस पर भी सम्यक रूप से लागू किया जाएगा। इसमें दो दृष्टांत हैं, दोनों दृष्टांत एक बार आप स्वयं पढ़ लें, एक बार आप खुद पढ़ लें।
धारा 30 समझ में आया? जी सर। हाँ, इसमें कोई समस्या, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धारा 30 दोनों दृष्टांत हैं, सीजे एडीपीओ के प्री में ये दोनों दृष्टांत बहुत पूछते हैं, और सीजे मेंस में धारा 30 भी बहुत बार आए हैं और आते हैं। तो धारा 30 को 133 के साथ तुलनात्मक पढ़ेंगे, दोनों में अंतर भी जानेंगे, दोनों का साक्षिक महत्व क्या है, किसका साक्षिक महत्व ज्यादा है, किसका साक्षिक महत्व कम है, ये सब तुलनात्मक पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा और परीक्षा के लिए उपयोगी भी होगा। सर हाँ बोले। ये आपने अंतर बताई थी ना, तो उसमें तीसरा वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। तीसरा वाला पॉइंट हम क्या, 2 पॉइंट हम क्या बोले हैं बताओगे तब तो हम पता है एक तीसरा क्या बोले हैं। सपट पर साक्ष्य ले सकते हैं। मतलब कि हाँ, धारा 30 में बोला, धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य लिया जाता है उसको धारा 3 से जोड़ दें। एविडेंस की धारा 3 से साक्ष्य में क्या लिखा है, साक्ष्य की जो परिभाषा है वो साक्ष्य में लिखा है कि साक्षी का साक्षी के साक्ष्य को साक्ष्य में माना गया है, लेकिन अभियुक्त के साक्ष्य को साक्ष्य नहीं माना गया है। धारा 3 बोल रही है ना, हेलो। धारा 3 में जो साक्ष्य की परिभाषा है, उस साक्ष्य की परिभाषा में किसको शामिल किया गया है, साक्षी को। तो अभियुक्त के साक्ष्य को उसको जोड़कर लिख देंगे, अभियुक्त के साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन साक्ष्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता है? अभियुक्त का साक्ष्य शपथ पत्र पर नहीं लिया जाता है। पहला चीज, जो अभियुक्त साक्ष्य देता है, अपराध के संस्वीकृति का जो साक्ष्य दे रहा है, उसका दूसरे अभियुक्त के द्वारा प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया जाता है। 2, तीसरा, आप पढ़ते हो सीआरपीसी की धारा 273 लिखा है कि हर एक साक्ष्य अभियुक्त व्यक्ति के उपस्थिति में लिया जाएगा। तो एक अभियुक्त ही साक्ष्य दे रहा है, किसके विरुद्ध? अपने विरुद्ध भी दे रहा है और दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध भी दे रहा है। तो दूसरे सह अभियुक्त उस समय साक्ष्य देते समय कोर्ट में उपस्थित नहीं रहता है। उस परिस्थिति में धारा 30 के अधीन जो साक्ष्य लिया जाता है वह साक्ष्य एक तरह के कमजोर साक्ष्य माना जाता है, और ऐसे साक्ष्य के आधार पर हम दोषसिद्धि तब तक नहीं करेंगे जब तक ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से न कर दिया जाए, तब तक धारा 30 के अधीन साक्ष्य के आधार पर किसी भी अन्य सह अभियुक्त को हम दोषसिद्ध दंडित सजा नहीं देंगे। फिर इसमें याद रखना है कश्मीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, केस का नाम याद रखेंगे, कश्मीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य जो सहाभियुक्त के द्वारा लिए गए साक्ष्य पर आधारित है। कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, और यह केस है 1952 का आसपास, 1952। सर इसको 315 सीआरपीसी के साथ जोड़ सकते हैं। अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी है, जब शपथ, अभियुक्त व्यक्ति क्या लिखा है, सक्षम साक्षी है, तो शपथ पर देगा तब तो। यहाँ तो जो साक्ष्य ले रहे हैं वो बिना शपथ पत्र पर ले रहे हैं, तब इसको तो 315 इसका अपवाद होगा। हाँ, 315 उसका अपवाद कर सकते हैं कि अगर 315 को इसको हम जोड़ देंगे तो यह साक्ष्य क्या हो जाएगा, एक तरह का निश्चायक प्रभाव रखेगा। तो बिना संपुष्टि के भी हम सजा दे सकते हैं, बिना संपुष्टि को भी हम सजा दे सकते हैं। जैसे हम 133 के अधीन असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर ही उसको सजा दे सकते हैं, लेकिन एक धारा 30 के अधीन सहअभियुक्त के द्वारा किए गए संस्वीकृति पर अन्य सहअभियुक्त को हम तब तक दंडित नहीं करेंगे जब तक इसकी संपुष्टि अन्य कोई अन्यत्र साक्ष्य से, संपोषक साक्ष्य से या स्वतंत्र साक्ष्य से न कर दिया जाए, न कर देते हैं, तब तक हम सहअभियुक्त को हम दंडित नहीं करेंगे। आया समझ में? जी सर। हाँ हाँ, पूछना था। हाँ बोलो ना। हाँ सर सीआरपीसी में स्वीकृति है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और एक मिनट, हाँ फिर से बोले, आवाज में जरा, हाँ फिर से बोले।
सीआरपीसी में जो संस्वीकृति की जाती है वो हाँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जांच और विचारण प्रारंभ होने से पहले करनी चाहिए, लेकिन हाँ। अगर जांच और विचारण प्रारंभ होने के पश्चात कोई संस्वीकृति करना चाहता है तो हाँ। क्या वो वैलिड संस्वीकृति होगी? हाँ, अब देखो बता रहा हूँ। आप पढ़ते हो सीआरपीसी एविडेंस में धारा 17 से 23 तक हम क्या पढ़ते हैं? स्वीकृति के बारे में। एविडेंस में धारा 17 से लेकर 23 तक हम पढ़ते हैं वो स्वीकृति के बारे में। ये कौन सी स्वीकृति है? तब मैं आपके प्रश्न के उत्तर पाऊंगा। ये कौन सा स्वीकृति है? औपचारिक स्वीकृति है कि अनौपचारिक स्वीकृति है? न्यायिक स्वीकृति है कि न्यायिकेतर स्वीकृति है? बताएं वंदना। सर न्यायिक स्वीकृति है। मतलब धारा 17 से लेकर हम 23 तक जो स्वीकृति कर रहे हैं वो कौन सी स्वीकृति है? न्यायिक स्वीकृति है। यस सर, न्यायिक स्वीकृति है। नहीं, याद रखेंगे, ये न्यायिकेतर स्वीकृति है। 23 से लेकर 23 तक हम जितने भी स्वीकृति करते हैं, अब हर एक धारा को ध्यान से पढ़ो। यह हो गया अनौपचारिक स्वीकृति, न्यायिकेतर स्वीकृति। आप 17 से लेकर 23 तक में कोई सेक्शन बताएं जिसमें कोई संस्वीकृति न्यायालय में किया जा रहा है? नहीं सर। हाँ, न्यायिकेतर मतलब स्वीकृति है। धारा 17 से लेकर 23 तक जितने भी प्रकार की स्वीकृति है वह स्वीकृति अनौपचारिक स्वीकृति है और न्यायिकेतर स्वीकृति है। वो क्या हो गया? न्यायिकेतर स्वीकृति है। लेकिन जब आप पढ़ते हो धारा 24 से लेकर धारा 30 तक संस्वीकृति है, तो धारा 24 क्या लिखा है? धारा 24 में लिखा है कि सुसंगत हो रहा है। 25 में लिखा है सुसंगत हो रहा है। 26 में भी लिखा है साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कर रहे हो तो भी सुसंगत हो रहा है। 28 में भी सुसंगत हो रहा है। 19 में भी हो रहा है। तो यह सब स्वीकृति माना जाएगा एक तरह का न्यायिक स्वीकृति। आ रहा है समझ में? हेलो जी सर, आ रहा है सर। हाँ, आ रहा है समझ में? तो यह माना जाएगा एक तरह का जुडिशियल कन्फेशन। याद रखना, नहीं इसमें हमेशा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं कि 17 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 31 तक, तो 17 से लेकर धारा 23 और धारा 31 यह हो गया अनौपचारिक स्वीकृति अर्थात न्यायिकेतर स्वीकृति एडमिशन। और जब हम 24 से लेकर धारा 30 तक पढ़ते हैं तो यह हो गया संस्वीकृति कन्फेशन। और यह एक तरह का संस्वीकृति कैसा है? न्यायिक स्वीकृति। अरे सर को पढ़ा लेने दो रे भैया। हाँ ना, पता नहीं ये बार-बार क्या हेमलता करते हैं। जाटिया ने करा है। हेमलता जाटिया ने किक आउट कर दिया वो सर नहीं, को। ये हेमलता जाटिया। पढ़ लो भैया, सीधे से सर पढ़ा रहे हैं तो। तो फिर मुझे बकस दें। सर क्या करे, बच्चे होशियार है। अब अपना बंद करने की जगह पर मेरा ही बंद कर दे रहे हैं वो। वीडियो और नहीं ऑडियो सर, दोनों कॉल बंद ही कर काट दिया था। हैं। तो कम से कम हमको छोड़ दें, हैं, बकस दें एक हैं। नहीं, आप हमको नहीं बक्सोगे तो सबको नुकसान होगा। हाँ, यस सर। धारा 30 आया समझ में? सर न्यायिकोत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन। एक हो गया जुडिशियल कॉन्फेशन मतलब न्यायिक संस्वीकृति, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन, एक्स्ट्रा मतलब जो न्यायालय से बाहर हो। ठीक है आया सर हमारा जी सर। सर क्वेश्चन ये था, जो सीआरपीसी में संस्वीकृति की जाती है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जांच और विचारण प्रारंभ होने से पहले करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसान जांच और विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संस्वीकृति करता है तो क्या वो संस्वीकृति वैलिड मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे। वह संस्वीकृति भी वैलिड माने जाएगा। मतलब क्या कहा जाएगा? वह संस्वीकृति कहा जाएगा, न्यायिक संस्वीकृति कहा जाएगा। और वह संस्वीकृति भी साक्ष्य के दृष्टिकोण से लीगल वैलिड माना जाएगा। हेलो हेलो, हाँ बंदना, हाँ हेलो
हेलो हेलो, आ रही है सर आवाज आपकी? आ रही है? आप देखो ना, सीआरपीसी की धारा 313 के अधीन संस्वीकृति हम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं। 313 का स्टेज क्या है? जांचे विचारण स्टेज है ना, विचारण से पहले जांच का स्टेज मानेंगे ना? यस सर, तो उसी से पहले करनी चाहिए। अगर बाद में करते हैं तो फिर वैलिड कैसे होगी? तो बाद में करते हैं तो क्यों नहीं वैलिड होगी? तो उसके लिए कुछ ग्राउंड देना पड़ेगा उसको कि क्यों वो बाद में कर रहा है। जब उसने लिख दिया है कि जांच और विचारण प्रारंभ होने से पहले ही आपको करनी चाहिए, तो आप बाद में फिर क्यों कर रहे हो? तो जांच विचारण के तो अब 313 में संस्वीकृति कर रहे हो कि नहीं? सर 313 64 हाँ 64 का सीआरपीसी में जो है हाँ, तो उसकी बात कर 164 रहे है ना? हैं। हाँ 164 लिखा है, वो है 164 में पहले कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां जी कभी कभी भिन्न भी होती है कि 313 के अधीन अभियुक्त पर जो आरोप लगा, उस जी आरोप का जो एक्सप्लेनेशन अभियुक्त के द्वारा मांगा जाता है, उस वहां जी पर भी तो अभियुक्त 313 के अधीन संस्वीकृति करते हैं। तो वह संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य है कि नहीं? हाँ सर, वो लेकिन ग्राह्य उसको हम साक्षी दृष्टिकोण से हम परीक्षण करते हैं। जैसे हत्या वाला मामला है, अगर हत्या वाला मामले में कोई व्यक्ति अपराध की संस्वीकृति कर रहा है, तो सिर्फ उसी संस्वीकृति के आधार पर उसको हम सजा नहीं देंगे, उसमें उसको विचारण करके सजा देंगे कि वह व्यक्ति दबाव में आकर, प्रलोभन में आकर, लोभ में आकर संस्वीकृति तो नहीं कर रहा है। तो उसका हम जी परीक्षण करेंगे। लेकिन हत्या से अलावा कोई मामले हैं और न्यायालय को लगता है कि यह संस्वीकृति स्वतंत्र स्वैच्छिक है, तो संस्वीकृति को भी साक्ष्य में सुसंगत ग्राह्य घोषित किया जाएगा, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जी सर। अब 164 क्या है? 164 हो गया एक जनरल सिद्धांत है कि जी जांच सर। विचारण के पूर्व किया जाएगा, लेकिन जांच विचारण के बाद भी परिस्थितियां पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद भी अगर संस्वीकृति करते हो और वह संस्वीकृति न्यायालय के समझ किया जा रहा है, न्यायालय के बाहर नहीं जी किया जा रहा है, न्यायालय के समझ किया जा रहा है, तो वह संस्वीकृति पर भी एविडेंस की धारा 80 के अधीन वही उपधारणा होगा जो जांच विचारण के पूर्व अगर संस्वीकृति किया जाता तो उपधारणा प्रिजम्पशन लागू होता। तो एविडेंस की धारा 80 दोनों पर लागू होगा। जी जी सर। और कोई प्रश्न? नहीं सर, और कुछ नहीं। अब आ जाए धारा 31 लिखा है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृतियां, आप देखो ये भी स्वीकृति है। यह कौन सा स्वीकृति हो गया? अनौपचारिक स्वीकृति है। धारा 31 के अधीन जो पढ़ते हैं वह स्वीकृति एडमिशन जो है इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल है। वह हो गया अनौपचारिक स्वीकृति जो न्यायालय के बाहर किया गया है। तो लिखा है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है। तो आप पढ़ते हो धारा 17, धारा 17 है स्वीकृति की परिभाषा। तो स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है। तो जब स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है तो स्वीकृतियां है क्या? तो स्वीकृतियां एकमात्र कथन है। स्वीकृतियां क्या है? तो स्वीकृतियां एकमात्र ओनली क्या है? एक स्टेटमेंट है। चाहे वो धारा 17 के अधीन मौखिक हो सकता है, ओरल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में हो सकते हैं, वह मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो सकता है। स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध सुसंगत हैं और इन्हें साबित किया जा सकता है। अब स्वीकृति यहां पर लिखा है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, क्योंकि स्वीकृतियां इसलिए निश्चायक सबूत नहीं है कि स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति करने के पश्चात अपने स्वीकृति का वह खंडन कर सकता है। तो कहा जाता है कि स्वीकृतियां एक खंडनीय साक्ष्य हैं। वह कह सकता है कि हमने पूर्व के स्टेज पर जो स्वीकृति किया हूं वह स्वीकृति हम भूल बस किया हूं, वह स्वीकृति हमने गलती बस किया हूं, वह स्वीकृति हमने प्रलोभन के अधीन किया हूं, वह स्वीकृति हमने धमकी के अधीन स्वीकृति किया हूं, वह स्वीकृति हमने उत्प्रेरणा के अधीन स्वीकृति किया हूं, वह स्वीकृति हमने तथ्यों के भ्रम के अधीन किया हूं। तो वह हर एक स्वीकृतिकर्ता अपने कथन का खंडन कर सकता है। तो स्वीकृति एक कथन है, और कैसा कथन है? एक खंडनीय कथन है, वह खंडन कर सकता है। लेकिन जब उस स्वीकृति वाले कथन से कोई भी व्यक्ति उसके कथन पर विश्वास करता है
और विश्वास करके वे अपने स्थिति में, अपने स्टेटस में परिवर्तन किया और ऐसा परिवर्तन कर दिया कि उसको क्षति और नुकसान हो रहा है, तब स्वीकृतिकर्ता अगर अपने कथन का खंडन करता है या कथन का पालन करना नहीं चाहता है तो विबंधन उस कथन पर लागू होगा। विबंधन उस कथन पर लागू होगा। जब स्वीकृति विबंधन का रूप ले लेती है, विबंधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो वह स्वीकृति एक तरह का निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। आया समझ में? हेलो, जी सर। आया? मैं एक परिभाषा विबंधन की एक परिभाषा में बोल रहा हूं, वो परिभाषा सही है गलत है, आपको जांचना है कि हम सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। आया? कि जहां कोई व्यक्ति अपने, मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, जहां कोई व्यक्ति अपने कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाया या विश्वास कर लेने दिया कि कोई बात सत्य है, और सत्य को विश्वास मानते हुए सामने वाला व्यक्ति ने कुछ कार्य किया और कार्य करने के बाद मैं अपने कथन को वापस लेना चाहता हूं, अपने कथन से मुकरना चाहता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमको नुकसान होगा, हमको क्षति होगा। अर्थात जब किसी व्यक्ति के कथन से सामने वाला व्यक्ति विश्वास करके अपने स्टेटस में इस रूप में परिवर्तन करता है कि सामने वाला व्यक्ति नुकसान की स्टेज में आ जाता है, तो उस परिस्थिति से उस कथन को विबंधन कहा जाता है। यह कथन सही है कि गलत है? सही है। सही है कि गलत है? सही है। सही है। सही है। कैसे सही है? स्वीकृति में फायदा होना चाहिए कि हानि होना चाहिए? ये विबंधन में लाभ होना चाहिए कि हानि होना चाहिए? जैसे कोई फोन है इसमें पीसी गेम चल जाते हैं बहुत आसानी से। हेलो, तो विबंधन की, ये भी एक विबंधन की परिभाषा है। मेरी क्लास चल रही थी, बस माइक चालू रहता, आवाज जाती। आया? तो मतलब सीधी भाषा में कहेंगे, किसी व्यक्ति को एक विषय वस्तु पर दो कथन करने से रोकना विबंधन है। जब कोई व्यक्ति अपने कथन पर किसी अन्य व्यक्ति को सासे विश्वास कराया या कर लेने दिया कि वह बात सत्य है, और वह व्यक्ति उस विश्वास करके अपने स्टेटस में परिवर्तन कर लिया, और स्टेटस में जब परिवर्तन कर लिया तो ऑटोमेटिक अगर कथन करता अपने कथन का पालन नहीं करेगा, अपने वचन का पालन नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिक सामने वाला व्यक्ति को नुकसान होगा, और जहां नुकसान हो रहा है तब उस पर विबंधन लागू होगा। आप ही समझोगे कि सामने वाला व्यक्ति को फायदा हो रहा है, हमने स्टेटमेंट दिया, हमने कथन किया और सामने वाला व्यक्ति ने विश्वास करके कार्य किया और उसको फायदा हो रहा है, तो वह हम पर विबंधन क्यों लागू करवाएगा? लागू करवाएगा? नहीं करवाएगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति हम पर विबंधन तब लागू करवाएगा जब सामने वाला व्यक्ति को मेरे स्टेटमेंट पर विश्वास करके कार्य किया और उससे उसको क्षति हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। स्टेटस में जो परिवर्तन किया, उस स्टेटस में परिवर्तन के आधार पर उसमें नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो उस परिस्थिति में वह कथन क्या माना जाएगा? विबंधन। तो जब स्वीकृति विबंधन का रूप ले लेती है तो त्यों स्वीकृति एक निश्चायक सबूत माना जाता है। आप सब जगह पढ़ते हो स्वीकृति संस्वीकृति मंत्र कि स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होता, लेकिन संस्वीकृति एक निश्चायक सबूत होता है। तो स्वीकृति क्या है? एक कथन है, एक प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, एक खंडनीय साक्ष्य है। जो कथन करता अपने स्वीकृति वाले कथन का खंडन कर सकता है। खंडन किस आधार पर कर सकता है? तो कह सकता है कि हमने जो स्वीकृति किया हूं वह भूल बस स्वीकृति किया हूं, हमने गलती बस स्वीकृति किया हूं, हमने उत्प्रेरणा धमकी वचन के अधीन स्वीकृति किया हूं, हम भ्रम बस स्वीकृति किया हूं। तो ये निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर वो अपने कथन का खंडन कर सकता है। तो स्वीकृति कहा जाता है एक कथन है, और कैसा कथन है? एक खंडनीय कथन है, और उसका हम खंडन कर सकते हैं। लेकिन जब स्वीकृति का खंडन नहीं कर सकते हैं तो स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध सुसंगत है और इन्हें साबित किया जा सकता है। लेकिन जब स्वीकृति के आधार स्वीकृति लेती है, एक हो जाती है, तो वहां स्वीकृति एक निश्चायक सबूत
कंक्लूसिव प्रूफ का दर्जा वह हासिल कर लेती है। तो लिखा है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है। तो स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का एक प्रथम दृष्टा साक्ष्य है। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का एक खंडनीय साक्ष्य है किंतु जब वह स्वीकृत विषय विबंधन का रूप धारण करती है तो वह एक निश्चायक सबूत हो जाता है। जब स्वीकृत विषय एक संविदात्मक रूप धारण करती है तो वह एक विबंधन का रूप धारण कर लेती है। संविदात्मक रूप धारण किया, विबंध का रूप धारण किया तो वह स्वीकृति क्या माना जाएगा? निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। तो धारा 31 बोलती है कि स्वीकृति स्वीकृत तथ्यों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु जब वह विबंध का रूप ले लेती है तो वह एक निश्चायक सबूत हासिल कर लेती है। आप पढ़ जाना सीपीसी का ऑर्डर 12 स्वीकृति है ना, सीपीसी का ऑर्डर 12 एडमिशन ने स्वीकृति दो प्रकार के होते हैं, तथ्य की स्वीकृति और विधि की स्वीकृति। तथ्य की स्वीकृति और विधि की स्वीकृति। तो हम इसमें जो पढ़ते हैं एविडेंस में वह सिर्फ हम पढ़ते हैं तथ्य की स्वीकृति। तथ्य की स्वीकृति ही पक्षकार करने के लिए दायी है, विधि की स्वीकृति करने के लिए पक्षकार दायी नहीं है। अगर विधि की स्वीकृति पक्षकार कर भी लेता है तो वह विधि की स्वीकृति उसके विरुद्ध न तो सुसंगत होगा न ऐसे विधि वाले तथ्य को हम साबित कर सकते हैं। तो तथ्य की स्वीकृति हमेशा सुसंगत होते हैं, प्रथम दृष्टा साक्ष्य होता है, खंडनीय साक्ष्य होते हैं, इससे ज्यादा स्वीकृति कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हम स्वीकृति पढ़ रहे हैं वह स्वीकृति इनफॉर्मल एडमिशन है, अनौपचारिक स्वीकृति है और इसी का अनुपूरक धारा है धारा 58। यह कामन का सप्लीमेंट्री धारा है 58। तो लिखा है स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती है। तो स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकेगी। और जैसे वह विबंधन के रूप में परिवर्तित होगी तैसे ही स्वीकृति अपना दर्जा एक निश्चायक सबूत का वह हासिल कर लेगा। यह हो गया धारा 31। आया समझ में? हेलो जी सर आया। हाँ आया समझ में? तो 29 से लेकर 31 तक पढ़ जाए तो फिर हम धारा 32 में एंट्री मारेंगे। नहीं, धारा 32 बड़ा धारा। कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ होता है ना? क्या चीज का? जो कन्फेशन होता है कहीं संस्वीकृति है, ये निश्चायक सबूत है। कन्फेशन इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। कन्फेस है, स्वीकृति इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ अब है, बट कन्फेशन इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं है लेकिन संस्वीकृति एक निश्चायक सबूत है। उस संस्वीकृति के आधार पर संस्वीकृतिकर्ता को हम दंडित कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं। आया? संस्वीकृति को यह भी याद रखना, जुर्म इकबाल भी बोलते हैं इसको। जुर्म को स्वीकार करना, जुर्म इकबाल, जुर्म को स्वीकार करना भी संस्वीकृति कहा जाता है। लेकिन शर्त वह जुर्म होना चाहिए जो उस पर आरोप लगा है, जो उस पर लगाया गया आरोप है, उसको स्वीकार करना संस्वीकृति है, कन्फेशन है। तो 29 से 31 के बीच एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाएं, तब हम धारा 32 में एंट्री मारेंगे।
निकिता, आप बार बार सामने आ रहे हो तो सर दिखाई नहीं दे रहे। आपने उधर से कुछ सेट किया है क्या? तो प्लीज चेक करो ना। हेलो निकिता, आप क्या मेरे को सुन रहे हो? जी दीदी, मैं कुछ भी नहीं कर रही, इधर से ही हो रहा है अपने आप ही। हाँ, तो आप बार बार सामने आ रहे हो तो सर नहीं दिखाई देते हैं। नहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप ही हो रहा है। देखो, कोशिश करो, कोई सेटिंग हो गई होगी शायद, है ना? ओके जी। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? जी सर, जी सर, हाँ, बढ़िए। हाँ, आ जाए धारा 32। धारा 32 बहुत बड़ा धारा है। तो ये कम से कम आधा 1 घंटा ही खाएगा। धारा पहले याद